डेटा एनालिसिस और रिसर्च की दुनिया में इन दिनों एक बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है। हाँ, एक बिल्कुल शांत क्रांति जिसे कह सकते हैं। सही कहा। एक ऐसा बदलाव जो दशकों से चले आ रहे एक बहुत बड़े एकाधिकार मतलब मोनोपोली को जड़ से उखाड़ रहा है। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन का मिशन इसी क्रांति को समझना है। एग्जैक्टली। हमारे पास जानकारी का एक बड़ा ही दिलचस्प स्टैक है आज। एक बेहद विस्तृत आर्टिकल है और साथ ही एक एक्सपर्ट के 3 अलग-अलग सालों के YouTube वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो कि 2020, 2021 और 2024 के हैं। हाँ, ये वीडियोस हमें इस पूरे बदलाव की एक परफेक्ट टाइमलाइन देते हैं। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है वो ये डिकोड करना है कि कैसे JSP और जमोवी जैसे बिल्कुल मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भारी भरकम फीस वाले SPSS को चुनौती दे रहे हैं। और सिर्फ चुनौती ही नहीं, ये यूनिवर्सिटीज और लैब्स में रिसर्च करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास रिसर्च के लिए लाखों रुपए के महंगे सॉफ्टवेयर ही इकलौता रास्ता है। लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हमारे आज के स्रोत कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। वही तो। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो बात डेटा एनालिसिस के लोकतंत्रीकरण की है, जिसे हम डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन। दशकों से SPSS नाम का सॉफ्टवेयर रिसर्च इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। कोई भी रिसर्च पेपर हो, थीसिस हो, सब जगह इसी का दबदबा था। मतलब एक तरह से डिफॉल्ट चॉइस थी सबकी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका लाइसेंस इतना महंगा होता है कि हर कोई इसे खरीद नहीं सकता। सही बात है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी तो अफोर्ड कर लेगी। हाँ, वो अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए किसी विकासशील देश के एक छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या, या फिर अपनी जेब से खर्च करने वाले एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर का क्या। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती होगी। एग्जैक्टली। और नए लोगों के लिए इसे सीखना भी किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है। इसके मेन्यू और ऑप्शंस इतने पुराने और जटिल लगते हैं कि इंसान डेटा समझने से ज्यादा सॉफ्टवेयर से लड़ रहा होता है। हाँ, वही मेरा मतलब था। जब रिसर्च का टूल ही इतना डरावना हो तो लोग रिसर्च से ही घबराने लगते हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जैस्प और जेमोवी इसी दीवार को तोड़ने के लिए मैदान में उतरे। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, ये दोनों सॉफ्टवेयर आखिर किस बुनियाद पर काम कर रहे हैं? किस बेस पर बने हैं? हाँ, क्योंकि स्क्रैच से इतना पावरफुल टूल बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। क्या ये किसी और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत ही सटीक सवाल है। असल में जैस्प और जमोवी दोनों ही R प्रोग्रामिंग भाषा के ऊपर बने हैं। R प्रोग्रामिंग? हाँ, और R डेटा साइंस की दुनिया में एक बहुत ही ताकतवर और पूरी तरह से मुफ्त इंजन है। लेकिन R के साथ एक छोटी सी समस्या है। वो क्या? वो ये कि ये एक कमांड लाइन टूल है। मतलब आपको कोडिंग आनी चाहिए। हर एक छोटे से टेस्ट के लिए कोड लिखना पड़ता है। वो तो एक नॉर्मल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी के रिसर्चर के पास शायद इतना वक्त ना हो कि वो पहले महीनों तक कोडिंग सीखें। बिल्कुल, उनका फोकस तो अपने डेटा पर होता है, और यहीं पर जैस्प और जमोवी ने कमाल किया। उन्होंने R के ताकतवर इंजन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर, आसान और स्प्रेडशीट जैसा इंटरफेस लगा दिया। क्या बात है! मतलब अब बस क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और बैकग्राउंड में R अपना काम कर देता है। सही पकड़ा। तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कार का इंजन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ड्राइवर के लिए सिर्फ स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलरेटर दे दिया गया है, ताकि उसे मैकेनिक बनने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। ये वाकई एक शानदार अप्रोच है। जब हम 2020 और 2021 के स्रोतों को देखते हैं तो इन दोनों JSP और जमोवी के बीच एक तरह का शुरुआती मुकाबला देखने को मिलता है। दोनों का अपना एक अलग अंदाज भी है। हाँ, जैसे विजुअल पहचान के लिए जमोवी का रंग नीला है और JSP हरा और नारंगी रंग इस्तेमाल करता है। विजुअल्स का फर्क तो है, लेकिन रंगों से परे एक चीज जो तुरंत ध्यान खींचती है वो है JSP का नाम। स्रोतों से पता चलता है कि इसका पूरा नाम जेफरीज अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम है। हाँ, काफी दिलचस्प नाम है। और ये शुरुआत से ही बेजियन एनालिसिस के लिए बहुत मशहूर रहा है। अब सुनने वालों के लिए ये बेजियन शब्द थोड़ा भारी हो सकता है। हम इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में 2 मुख्य तरीके होते हैं। एक होता है पारंपरिक तरीका, जिसे फ्रीक्वेंटिस्ट कहते हैं, जो SPSS में डिफॉल्ट रूप से होता है, राइट? हाँ, वही। और दूसरा है बेजियन तरीका। इसे ऐसे समझते हैं,
मान लीजिए हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो लेट है। पारंपरिक तरीका सिर्फ इस बात पर फोकस करेगा कि उस इंसान के लेट होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब वो पहले कितनी बार लेट हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन बेजियन तरीका इस तरह काम करता है कि ये पुरानी धारणाओं में नई जानकारी को जोड़ता है। जैसे अचानक पता चला कि बाहर तेज बारिश हो रही है। तो दिमाग तुरंत उसके लेट होने की संभावना को अपडेट कर लेता है। और पर इसी बेजियन अप्रोच को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हाँ, इसकी नींव ही वही थी। जो लोग इस नजरिए से रिसर्च करना चाहते थे उनके लिए तो जैस्प किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा, क्योंकि SPSS में ये सब आसानी से नहीं मिलता। सही कहा। लेकिन अगर हम 2020 और 2021 के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स पर नजर डालें तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस वक्त जमूवी ने जैस्प को काफी पीछे छोड़ दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण था इनबिल्ट डेटा एडिटर। उस समय जैस्प में डेटा को अंदर से एडिट करने का कोई विकल्प ही नहीं था। ओ हाँ, इस बात पर स्रोतों में काफी जोर दिया गया है और सच कहूं तो ये सुनने में ही काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। बहुत ज्यादा। अगर मुझे जैस्प के उस शुरुआती वर्जन में किसी डेटा सेल में कोई छोटी सी गलती भी ठीक करनी हो तो मैं जैस्प में वो नहीं कर सकता था। आपको पहले सॉफ्टवेयर से बाहर आना पड़ता। हाँ, एक्सेल या किसी CSV फाइल को खोलना पड़ता, वहां उस नंबर को बदलना पड़ता, फाइल सेव करनी पड़ती और तब जाकर जैस्प उसे सिंक करके दिखाता। सोचिए, जब कोई नया छात्र स्टैटिस्टिक्स जैसी मुश्किल चीज सीख रहा हो तो दो अलग-अलग सॉफ्टवेयर विंडो के बीच इस तरह बार-बार स्विच करना कितना थकाऊ हो सकता है। इसे अक्सर कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में कॉग्निटिव लोड एक बहुत बड़ी बाधा है। इसे ऐसे समझें कि कोई एक बहुत ही जटिल मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और हर 2 मिनट में कोई उसके हाथ से पेन छीनकर दूसरा पेन पकड़ा दे। ध्यान तो पूरी तरह भटक जाएगा। फोकस कॉन्सेप्ट से हटकर उस प्रक्रिया पर चला जाता है। जो मूवी के डेवलपर्स ने इस परेशानी को 2020 में ही खत्म कर दिया था। उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक बेहतरीन स्प्रेडशीट दे दी। मतलब सीधे जमूवी खोलिए और अपना डेटा टाइप कीजिए। हाँ, नए कॉलम बनाइए, फॉर्मूले लगाइए, सब कुछ एक ही जगह पर। इससे छात्रों का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहता था कि डेटा क्या कह रहा है, ना कि फाइल कैसे सेव करनी है। ये यकीनन जमूवी की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन बात सिर्फ डेटा एडिट करने तक सीमित नहीं थी। वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स में जमूवी के सिंटैक्स मोड की बड़ी तारीफ की गई है। ओह, सिंटैक्स मोड, वो तो कमाल का फीचर है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर किसी को सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेस मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से ही काम चलाना है तो उसे बैकग्राउंड के इस कोड या सिंटैक्स से क्या लेना देना? ये फीचर इतना खास क्यों माना गया? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी-कभी रिसर्च में कुछ बहुत ही कस्टम या अलग तरह का एनालिसिस करना होता है जो शायद उन मेन्यू बटन से ना हो पाए। एग्जैक्टली। तब आपको आर कोडिंग की जरूरत पड़ती है। अब जो इंसान सिर्फ बटन दबाना जानता है वो अचानक कोडिंग कैसे सीखे? ये तो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं पर जमूवी का सिंटैक्स मोड एक पुल का काम करता है। जैसे ही इसे ऑन किया जाता है, आप जो भी बटन दबाते हैं, जमूवी स्क्रीन पर दिखा देता है कि बैकग्राउंड में आर का कौन सा असली कोड इस काम को कर रहा है। अरे वाह! तो छात्र बटन दबाकर नतीजे भी देख लेते हैं और साथ ही ये भी सीख जाते हैं कि अगर उन्हें खुद ये कोड लिखना पड़ता तो वो कैसा दिखता। हाँ, ये आर प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका बन गया। यानी ये सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक टीचर भी बन गया। इसके साथ ही सोर्सों में एक और फीचर का जिक्र है, ऑटो अपडेटिंग रिजल्ट्स। ये फीचर तो लाइफ सेवर है। अगर कोई टेस्ट रन कर दिया गया है और अचानक पता चलता है कि डेटा में कोई गलती थी, तो जैसे ही डेटा बदला जाता है, सारे के सारे चार्ट्स और टेबल्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प है कि पुराने सॉफ्टवेयर में अक्सर पूरी प्रक्रिया को शुरुआत से दोबारा करना पड़ता था, जिसमें बहुत समय बर्बाद होता था। एकदम सही। ये छोटी छोटी बातें रिसर्च करने वालों का तनाव बहुत कम कर देती हैं। लेकिन कहानी 2021 पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम 2024 के सोर्स की तरफ बढ़ते हैं तो एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक गेम चेंजिंग मोमेंट। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इनबिल्ट डेटा एडिटर और सिंटैक्स मोड की वजह से जमूवी ने इस रेस में पूरी तरह से बाजी मार ली है। लेकिन जैस्प की टीम शांत नहीं बैठी थी। 2023 के अंत में अपने वर्जन 0.18 के साथ जैस्प ने आखिरकार अपना खुद का डेटा एडिटिंग मॉड्यूल लॉन्च कर दिया। और ये एक बहुत ही निर्णायक कदम था। अब जैस्प के अंदर ही सीधे डेटा टाइप किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है और ये बाहरी फाइल्स के साथ भी बड़ी आसानी से सिंक होता है। इस एक कदम ने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। स्रोतों के अनुसार इस एक बदलाव ने गेम को पूरी तरह से पलट दिया।
2021 के वीडियो में एक्सपर्ट ने जैस्प को डेटा एडिटिंग न होने की वजह से 10 में से सिर्फ 6 की रेटिंग दी थी। सिर्फ 6 रेटिंग? हाँ, लेकिन 2024 के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में उसी एक्सपर्ट ने जैस्प को वापस जमोवी के बिल्कुल बराबर यानी 10 में से 9 की रेटिंग पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या शानदार कमबैक है। अब दोनों सॉफ्टवेयर तकनीकी रूप से लगभग एक ही स्तर पर काम कर रहे हैं। अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि इस बात का है कि पढ़ाने के लिए और सीखने के लिए कौन सा टूल ज्यादा असरदार है। और दोनों ही टूल्स ने शिक्षा के क्षेत्र में भी गजब का काम किया है। अगर हम जमोवी की बात करें तो 2024 के स्रोत बताते हैं कि इसके साथ LSJ नाम की एक पूरी टेक्स्ट बुक और डेटा सेट बिल्कुल मुफ्त मिलता है। हाँ, LSJ जिसका मतलब है लर्निंग स्टैटिस्टिक्स विद जामोवी। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा बल्कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सब सिखाने के लिए एक पूरी की पूरी किताब सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी नया स्टूडेंट इसे डाउनलोड करके सीधे अपने पहले पार्ट से शुरुआत कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जास्प ने 2024 में इस चुनौती का जवाब अपने लर्न स्टैट्स मॉड्यूल से दिया। ये मॉड्यूल मैंने सुना है काफी पॉपुलर हो रहा है। ये मॉड्यूल सच में शिक्षा के क्षेत्र में एक मास्टरपीस है। स्टैटिस्टिक्स में अक्सर पी वैल्यूज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या डिसीजन ट्रीज जैसी चीजें होती हैं जो सिर्फ किताबों में पढ़ने पर बहुत रूखी और कंफ्यूज करने वाली लगती हैं। लर्न स्टैट्स मॉड्यूल इन चीजों को विजुअली सिखाने में मदद करता है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, जो एक घंटी के आकार का ग्राफ या बेल कर्व होता है। अक्सर छात्रों को बस कुछ फॉर्मूले रटा दिए जाते हैं, लेकिन जैस्प के इस मॉड्यूल में क्या अलग होता है? इस मॉड्यूल में छात्र स्क्रीन पर स्लाइडर्स को घुमा सकते हैं। जैसे ही वो डेटा का एवरेज या मीन बदलते हैं या उसका वेरिएंस बदलते हैं, वो अपनी आंखों के सामने उस बेल कर्व को सिकुड़ते, फैलते या खिसकते हुए देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरैक्टिव है। जब कोई इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे नंबरों के रूप में देखने के बजाय ग्राफ और विजुअल के रूप में स्क्रीन पर डायनामिक तरीके से बदलते हुए देखता है, तो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए छप जाता है। इसी तरह पी वैल्यूज को समझने के लिए भी इसमें इंटरैक्टिव टूल्स हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ सूचनाओं का भारी बोझ है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक आम इंसान जो अपने ऑफिस का कोई डेटा एनालाइज करना चाहता है, या एक स्टूडेंट जिसे अपनी थीसिस जल्दी पूरी करनी है, उसके लिए इन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच की ये तकनीकी लड़ाई या ये नए फीचर्स क्या मायने रखते हैं? उन्हें इससे क्या फायदा होगा? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दोनों ओपन सोर्स टूल्स इंसान का सबसे कीमती संसाधन बचाते हैं। और वो है उनका वक्त। बिल्कुल, उनका समय। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिजल्ट्स का फॉर्मेटिंग। मान लीजिए पूरा डेटा एनालाइज कर लिया गया है, अब वो नतीजे किसी रिसर्च पेपर में छपने हैं। दुनिया भर में इसके लिए APA स्टाइल यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है। वो APA टेबल्स, मैंने सुना है कि पुराने सॉफ्टवेयर जैसे SPSS से आउटपुट निकालकर उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में APA फॉर्मेट में सेट करना किसी बुरे सपने जैसा होता है। लोग घंटों सिर्फ लाइंस और बॉर्डर्स को अलाइन करने में निकाल देते हैं। सही बात है। लोग रिसर्च से ज्यादा समय उस टेबल को सुंदर बनाने में खर्च कर देते थे। लेकिन जैस्प और जमोवी ने इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो कैसे? ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके रिजल्ट्स को अपने आप डिफॉल्ट रूप से एकदम परफेक्ट APA स्टाइल टेबल्स में बनाते हैं। आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है, कॉपी दबाना है और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देना है। बस इतना ही? हाँ, आपका काम खत्म। कोई भी व्यक्ति जिसे फटाफट डेटा समझना हो, वो बिना किसी कोडिंग ज्ञान के और बिना फॉर्मेटिंग की सिरदर्दी के इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा स्रोतों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग और कम्युनिटी का सपोर्ट। ऐसा बताया गया है कि जमोवी का क्लाउड वर्जन JSP के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जमोवी का। ये उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो सस्ते क्रोमबुक इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की मेमोरी या क्षमता ही नहीं है। उन्हें बस अपना वेब ब्राउजर खोलना होता है। हाँ, और जमोवी क्लाउड पर उनके सारे भारी भरकम कैलकुलेशंस सर्वर पर हो जाते हैं। उन्हें कोई हाई एंड महंगा लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। ये तकनीकी समानता यानी टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और क्योंकि ये दोनों टूल्स किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बल्कि दुनिया भर की कम्युनिटी द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए इनमें लगातार नए फीचर्स जुड़ रहे हैं। कम्युनिटी ड्रिवन होने का यही सबसे बड़ा फायदा है। जैसे जमोवी में मीडिएशन और मॉडरेशन मॉडल के लिए
मेडमॉड जैसा टूल आ गया है जो बहुत से रिसर्चर्स के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर कोई फूड साइंस में रिसर्च कर रहा है तो कम्युनिटी ने फूड स्टैट्स जैसे कुछ बहुत ही खास तरह के मॉड्यूल्स भी बना दिए हैं। ये ओपन सोर्स की असली ताकत है। जब एक टूल को दुनिया भर के वैज्ञानिक और डेवलपर्स अपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से अपडेट करते हैं तो वो टूल हर दिशा में तेजी से विकसित होता है। बिल्कुल एक कम्युनिटी एफर्ट बन जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि महंगे सॉफ्टवेयर के एकाधिकार का युग अब ढलान पर है। उसका समय अब जा रहा है। अगर किसी को बेजियन स्टैटिस्टिक्स की गहराई में जाना है या फिर शिक्षा के लिए लर्न स्टैट्स जैसे बेहतरीन विजुअल मॉड्यूल का उपयोग करना है तो 2024 के अपडेट के बाद JSP एक बेजोड़ विकल्प बन चुका है। और वहीं अगर कोई ग्राफिकल इंटरफेस से होते हुए धीरे धीरे आर प्रोग्रामिंग की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, सिंटैक्स मोड का फायदा उठाना चाहता है या फिर LSJ टेक्स्ट बुक के साथ अपनी सीखने की यात्रा शुरू करना चाहता है तो जमोवी आज भी एक रॉक सॉलिड टूल है। दोनों ही टूल्स ने जटिल से जटिल डेटा एनालिसिस को ड्रैग एंड ड्रॉप जितना आसान बना दिया है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और मुझे लगता है कि ये पहलू सबसे ज्यादा सोचने वाला है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे इन टूल्स ने सारी रुकावटें दूर कर दी हैं। अब कोई भी कहीं से भी जटिल एनालिसिस कुछ सेकंड में कर सकता है। लेकिन जब विज्ञान इतना आसान हो जाता है, जब बटन दबाते ही नतीजे सामने आ जाते हैं, तो क्या इसके कुछ अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं? वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें और इस गहन अध्ययन को सुनने वालों को गहरी से सोचना चाहिए। जब JASP और जमोवी जैसे टूल्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को इतना आसान और मुफ्त बना देते हैं, तो क्या इससे वास्तव में विज्ञान और रिसर्च की क्वालिटी बेहतर होगी? या फिर इसके इतने आसान होने की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा? सही पॉइंट है। जब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कोड नहीं लिखना, बस क्लिक करना है, तो क्या लोग बिना पीछे के गणित को समझें गलत डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं करने लगेंगे? ये एक रियल डर है जिसे पी हैकिंग भी कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक रिसर्चर बस अलग-अलग वेरिएबल्स को ड्रैग करके तब तक अनगिनत टेस्ट रन करता रहता है जब तक कि उसे अपना मनचाहा पी वैल्यू नहीं मिल जाता। इस प्रैक्टिस को विज्ञान की दुनिया में पी हैकिंग कहा जाता है, जो रिसर्च की पूरी विश्वसनीयता को बर्बाद कर सकता है। जब हर टेस्ट रन करने में अब कोई मेहनत ही नहीं लगती, तो ये डर तो बना रहता है। क्या ये ओपन सोर्स क्रांति अनजाने में ही सही, खराब और भ्रामक विज्ञान को बढ़ावा तो नहीं दे देगी? सुविधा हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। सॉफ्टवेयर हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो हमारे ही दिमाग को है। बिल्कुल सही बात है। इसी एक खुले और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। डेटा की दुनिया अब कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं रही। बस हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम इस नई ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में करें।